Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture we are discussing about another unit, that is unit 3rd, and your today's topic is सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930. ठीक है, ये आपकी यूनिट 3rd में है, आपके सब्जेक्ट बिजनेस लॉ में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ये क्या बोलता है। आपके 1930 तक जो भी ट्रांजैक्शंस थी जो रिलेट हो रही थी आपकी सेल से, परचेज से गुड्स की, वो रेगुलेटेड होती थी आपकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 के थ्रू। ठीक है, 1930 में सेक्शन 76 to 123 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वो आपका रिपील्ड हुआ और इसका एक सेपरेट एक्ट बना, एक सेपरेट एक्ट कहलाया आपका द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 वॉज पास। मतलब 1930 तक जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी जो रिलेटेड थी आपकी सेल से, परचेज से, गुड्स के रिगार्डिंग, वो आपकी रेगुलेटेड होती थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो 1872 है। लेकिन 1930 में एक अलग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिपील्ड हुआ, एक सेपरेट एक्ट बना इन सब ट्रांजैक्शन से रिगार्डिंग। तो वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बना, जो पास्ड हुआ, वो कहलाया आपका इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, ये आपका कैम इनटू फोर्स आया, मतलब कब इसका आगमन हुआ, कब एक तरीके से केम इनटू इफेक्ट आया, वो आया आपका स्टार्ट 1 जुलाई 1930 से। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 22 सितंबर 1963। जो वर्ड है इंडियन वॉज ऑल्सो रिमूव्ड, मतलब इसके साथ जो वर्ड लगा हुआ था ना आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो था ही, फिर एक इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 था, तो इसमें जो आपका ये इसमें इंडियन वर्ड हटा दिया गया। फिर बाद में ये एक्ट प्रेजेंट किया गया आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से। क्या हुआ था, जो 1930 एक्ट है वो जब पास हुआ तो पहले था आपका इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट के नाम से, लेकिन जब 1 जुलाई 1930 को ये इफेक्ट में आया तो इसमें क्या हुआ, तब इसका नाम ये था। लेकिन जब 22 सितंबर 1963 में जो वर्ड है इंडियन वो इसमें से हटा दिया गया। पहले इसका नाम था इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, लेकिन 1963 में 22 सितंबर को इसके नाम के आगे से इंडियन हटाकर इसको एक्ट को प्रेजेंट किया गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के नाम से। ठीक है, अब इस एक्ट का हम स्कोप देखते हैं। स्कोप क्या होता है इस एक्ट का। जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो डील्स करता है आपके सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट is a contract whereby the seller transfer or agrees to transfer the property in the goods to the buyer for a price। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है आपका डील करता है सेल के साथ। ठीक है, और ये गिरवी के साथ नहीं करता। लेकिन जो आपका कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है जो जहाँ पर सेलर क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, अग्री हो गया ट्रांसफ़र करने में अपनी प्रॉपर्टी को या गुड्स को बायर को एक प्राइस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर एक टर्म आती है आपकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो कि एक जनरल टर्म है जिसमें इंक्लूड्स क्या हो रही हैं, दोनों चीज़ें, एक तो सेल और उसी तरीके से एग्रीमेंट टू सेल। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं सेल क्या होता है। वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, इट इज़ कॉल्ड अ सेल। इसमें क्या हो रहा है, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम बायर को, यानी कि सेलर से आपकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है किस पर, बायर पे, तो ये कहलाती है आपकी सेल, जो कि है आपके सेक्शन 4 में सब सेक्शन 3 के अंडर। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म आती है, वो तो हुआ सेल का कॉन्सेप्ट कि सेल का मतलब क्या होता है। सेल के मतलब ये होता है कि जहाँ पर आपकी दोनों चीज़ें इंक्लूड हैं, एक तो सेल भी और एग्रीमेंट टू सेल भी, जहाँ पर जो ओनर है गुड्स का वो ट्रांसफ़र कर रहा है ओनरशिप किसे, जो
खरीद रहा है, यानी कि बायर को फॉर अ प्राइस। सिंपल वर्ड्स में जहाँ पर सेलर हैंड ओवर कर देता है गुड्स को, प्रॉपर्टी को, और प्रोमिसेस टू डू द सेम टू द बायर फॉर अ प्राइस इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो जो आपका टर्म है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एक जनरल टर्म है जिसमें इंक्लूड्स हो गई आपकी सेल भी और एग्रीमेंट टू सेल भी। तो सेल के बारे में हमने पढ़ लिया कि यहाँ पर क्या किया हमने, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया सेलर टू द बायर एक प्राइस के कंसर्न में, तो ये कहला गई आपकी सेल। और सेल क्या है, एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे सपोज कीजिए जहाँ कोई पर्सन एक्स है, कोई पर्सन एक्स है और एक पर्सन आया आपका वाई, ये दो पार्टी आई हैं एक्स और वाई। तो एक्स क्या कर रहा है, एक्स सेल करना चाह रहा है अपनी कार सेल करना चाह रहा है वाई को। कितने रुपए में, 1,00,000 रुपए में। 1,00,000 रुपए में उसने सेल करना चाहा। तो हमें क्या चाहिए, सभी एसेंशियल एलिमेंट चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है, तभी तो होगा ना सेल। यहाँ पर ओनरशिप जो है कार का वो स्टैंड्स कर रहा है ट्रांसफर्ड फ्रॉम एक्स टू बाई। जब एक्स ट्रांसफ़र करेगा अपनी कार बाई को, कब करेगा, जब बाई उसको पेमेंट करेगा उन 1,00,000 रुपए का, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका सेल, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन हुई जहाँ पेमेंट है प्राइस का और डिलीवरी है कार की, वो भी पोस्टपोन हो सकती है, लेकिन वो जब कब होगी, जब वो उसको पैसा देगा तभी वो उसकी डिलीवरी करेगा। तो ये हुआ आपका सेल। फिर आती है आपका एग्रीमेंट टू सेल। इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अंडर विच द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर डेट। ये क्या बना, ये बना फ्यूचर डेट के रिगार्डिंग। मतलब फ्यूचर में कोई चीज़ बोल दिया कि हम फ्यूचर में कोई चीज़ खरीदेंगे, या फ्यूचर की डेट देती, कुछ कंडीशंस लगा दी, तो वो कहलाया आपका एग्रीमेंट टू सेल। जैसे एग्जांपल इसका देख लेते हैं। कोई पर्सन है ए कोई पर्सन है, वो कुछ गुड्स, सर्टेन गुड्स सेल करना चाह रहा है बी को, ठीक है। तो गुड्स आपके ऑन देयर वे हैं, जैसे लंदन टू मुंबई एक शिप में है। तो ओनरशिप जो है गुड्स की वो कब पास होगी, बायर के पास, जब गुड्स आ जाएगा, ठीक है। तो एग्रीमेंट इस कंडीशन पे है कि जब शिप अराइव होगा पोर्ट पर गुड के साथ तभी होगा ना। तो ये बना आपका एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। तो सेल समझा हमने, एग्रीमेंट टू सेल समझ लिया। अब हम डिस्कस करते हैं फीचर्स क्या क्या होते हैं सेल कॉन्ट्रैक्ट के। तो सबसे पहला फीचर होता है टू पार्टीज होना ज़रूरी है। एक तो होनी चाहिए आपका सेलर और दूसरा आपका बायर, तभी तो होगा सेल का कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये दो पार्टीज ही नहीं है तो सेल का कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा। तो मिनिमम 2 पार्टीज या 2 पार्टीज, तो देयर मस्ट बी 2 डिस्टिंक्टिव पार्टीज, दैट इज फर्स्ट वन इज सेलर एंड द सेकंड वन इज बायर। बायर कौन होता है, सेलर कौन होता है, सेलर वो पर्सन होता है जो अपने गुड्स को सेल कर रहा है या फिर अग्री हो गया सेल करने के लिए गुड्स को इन फ्यूचर के पर्पज से, ठीक है। बायर का मतलब है, बायर वो पर्सन है जो बाई कर रहा है या अग्रीज टू बाई गुड्स फ्यूचर के रिगार्डिंग, है ना। तो अ पर्सन कैन नॉट बी अ सेलर एज वेल एज अ बायर, एज अ पर्सन कैन नॉट बाय हिज ओन गुड्स। मतलब जो सेलर है ना वो खुद बायर नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि वो खुद के क्यों खरीदेगा, है ना, दूसरे को बेचेगा ना। तो 2 पार्टीज। फिर दूसरा पॉइंट आता है गुड्स, मतलब गुड्स होना बहुत ज़रूरी है। एक तरीके से मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें कि क्या करेंगे हम, एक गुड दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करेंगे ना तभी तो ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी। और किस कॉन्टेक्स्ट में होगी, मनी के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। ये किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही, मनी के कॉन्टेक्स्ट में, कुछ प्राइस के रिगार्डिंग, ठीक। तो गुड्स। नेक्स्ट आता है आपका प्राइस। प्राइस क्या बोलता है, जो ये होता है कंसिडरेशन के लिए। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। तो प्राइस क्या है, द कंसिडरेशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी मनी, कंसिडरेशन कॉल्ड द प्राइस। तो द कंसिडरेशन
फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी मनी कंसीडरेशन कॉल्ड द प्राइस। ठीक है, क्लियर ये वाला पॉइंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का यहाँ मतलब क्या है, ओनरशिप से। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज द अनदर एसेंशियल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। एक सिर्फ हमने ट्रांसफर कर दी पोजीशन की, वो आपका सेल नहीं कहलाएगा। उसमें क्या हो रहा है, जहाँ पर आप ट्रांसफर करोगे ओनरशिप को, ठीक है, गुड्स सेलर टू द बायर, तो वो कहलाएगा आपका ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी। एक ये हो गया एलिमेंट। फिर आता है आपका एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एसेंशियल एलिमेंट्स वही हो गए जो पार्टीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट के, वो मस्ट टू बी कॉम्पिटेंट हो और आपकी वैलिड हो पार्टीज़, और फ्री हो, नॉट बी अनलॉफुल, मतलब किसी के दबाव में ना हो, खुद से हो, मतलब फ्री कॉन्सेंट के पर्पज से हो। तो ये हो गया आपका फीचर्स ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये था आपका एग्रीमेंट टू सेल और सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, तो एक बार हम गो थ्रू करते हैं हमने क्या पढ़ा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या था स्टूडेंट आपके 1930 में। 1930 तक जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही थी आपकी रिलेटिंग टू सेल और परचेज से गुड्स के, वो रेगुलेटेड तो होती थी आपकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग। लेकिन क्या हुआ, ये रिपील्ड हुआ और एक सेपरेट एक्ट बनाया गया इसके रिगार्डिंग, तो उसको नाम दिया गया इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो पास हुआ। लेकिन ये इफेक्ट में आया, फोर्स में आया आपके, कमिंग टू फोर्स 1 जुलाई 1930 में। लेकिन उसके बाद में क्या किया उन्होंने, 22 सितंबर 1963 में इसके नाम से ना इंडियन रिमूव कर दिया। फिर ये एक्ट आपका कहलाया सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब इसके स्कोप के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, जहाँ पर सेलर किसी प्राइस के बदले में अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, फिर इसमें 2 टर्म आती हैं, मतलब सेल किया आपने फ्यूचर के रिगार्डिंग और अभी के लिए, तो सेल हो गया, एक एग्रीमेंट टू सेल हो गया। ठीक है, फिर फीचर्स क्या होते हैं, तो फीचर्स थे ये। ठीक है, तो स्टूडेंट होप सो आपको ये समझ आया। थैंक यू सो मच।